किसी का बाप का औकात है, किसी का बाप का औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये देश सेकुलर था, है, रहेगा। किसी के माँ के जने में हिम्मत नहीं इस देश पर उंगली उठा देगा, इस देश को तोड़ने का काम करेगा। अपनी बहन को तुम संभालो ना कि एक चूड़ी वाला लाभ जिहाद कर रहा है, एक चूड़ी वाली तुम्हारी बहन बेटी को लेके जा रहा है, तो तुम अपनी बहन बेटी को न समझाओगे कि उस चूड़ी वालों को मारोगे। तुम्हें पैर में जख्म होगा तो दवा खाओगे, गर्दन काट दोगे या पैर काट दोगे। दंगाइयों ने तो मारने का काम किया, गुंडे ने तो मारने का काम किया और आतंकवादियों ने तो मारने का काम किया। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के हिंदू भाइयों से, उसको सड़ा हुआ समाज कहता हूँ। और तुम हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे हमने तो हमेशा इस आज़ादी की लड़ाई में बलिदानी दिया है, कुर्बानी दिया है, और तुम हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अब करारा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर का ऊपर पानी चला गया, बर्दाश्त नहीं होगा। इन दंगाइयों को इस देश से भगाया जाए। देखिए, चुनाव तो असर 7 साल में बीजेपी सरकार क्या की है उस कामों को लेकर असर पड़ेगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कौन सा काम किया है उस पर असर पड़ेगा। 50 को सीट नहीं आएगा यूपी में, क्योंकि यूपी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। ताजमहल में पूरे दुनिया घूमने आती थी, जाइए ना ताजमहल का स्थिति खराब कर दिया। नाम बदलने से विकास होता तो आप भी अपना नाम बदल लीजिए, आप भी अपना नाम अंजना ओम कश्यप रख लीजिए, आपका भी विकास हो जाएगा। बिल्कुल देश की तमाम पार्टियों को मिलकर इस तालिबान के बारे में चर्चा करना चाहिए। देश को क्या रिश्ते होने चाहिए तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हजारों नहीं करोड़ों रुपए का हमारा व्यापार अफगानिस्तान से चलता है। वहाँ से व्यापार चलना चाहिए और रिलेशन, अच्छे संबंध भी होना चाहिए। और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया तालिबान तो कर रही थी, लेकिन कानपुर की घटना पे चर्चा नहीं कर रही थी। तालिबान तो कर रही थी, लेकिन इंदौर की घटना के बारे में नहीं बता रही थी। देश के लोगों को अभी भी लोग कह रहे हैं कि क्या इस देश में मुसलमान होना अपराध है, क्या इस देश में गरीब होना अपराध है, क्या गरीब होकर जीवन यापन करना क्या अपराध है, क्या चूड़ी बेचना अपराध है। अगर मुसलमान चूड़ी बेचता है इंदौर के गलियों में और अपनी बहनों को चूड़ी पहनाना चाहता है, तो कुछ असामाजिक तत्व और सड़ा हुआ समाज लब जिहाद करने आया था। कैसे लब जिहाद कर देगा भाई? एक चूड़ी वाला छेड़ रहा था। अपनी बहन को तुम संभालो ना कि एक चूड़ी वाला लब जिहाद कर रहा है, एक चूड़ी वाली तुम्हारी बहन बेटी को लेके जा रहा है, तो तुम अपनी बहन बेटी को न समझाओगे कि उस चूड़ी वालों को मारोगे। तुम्हें पैर में जख्म होगा तो दवा खाओगे, गर्दन काट दोगे या पैर काट दोगे। देखिए, जिस तरीके से असामाजिक तत्व और सड़ा हुआ समाज के द्वारा इस देश में मुसलमानों को लगातार गाली देने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, और उससे भी पेट नहीं भरा। कोरोना महामारी में मुसलमानों को बदनाम किया गया, उससे पहले आतंकवादी के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया गया। जब मुसलमान बदनाम नहीं हुआ तो ये लोग लोकतंत्र को ताक पर रख के गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, कानून को ताक पर रखकर मुसलमानों को पीटने का काम कर रहे हैं। और ये सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं देती तो कानपुर वाले घटना में जो युवक को पीटा गया, बैटरी रिक्शा वाले को, 24 घंटा में बेल नहीं हो जाता। जंतर मंतर में मुसलमानों को गाली दिया गया कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, उनको 24 घंटे में बेल नहीं हो जाता, बल्कि उनके ऊपर NSA और यूपी जैसी धारा लगाकर जेल में डालना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र और संविधान बचा रहे। इंदौर में जब उस चूड़ी वाले पर जो पकड़ा गया, उसको फिर उसी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, इस देश में, हमारे देश में जो सरकार बैठी हुई है, पॉक्सो एक्ट नहीं लगाएगी, आप पे NSA भी लगा सकती है, आपको UAPA भी लगा सकती है, आपको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसा संगीन अपराध बताकर आपको जेल में ठूसने का काम करेगी। आप बताइए, तस्लीम एक गरीब युवक था, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को जीवन यापन कराने के लिए वो चूड़ियां बेचने का काम करता था। उस पे तो सड़ा हुआ समाज ने मारने का काम किया, असामाजिक तत्वों ने तो मारने का काम किया, दंगाइयों ने तो मारने का काम किया, गुंडे ने तो मारने का काम किया, और आतंकवादियों ने तो मारने का काम किया। लेकिन जब उस पुलिस ने एक्शन लेने का काम किया तो वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत तरीके से उसको फंसाने का काम किया। एक बताइए, किस सड़े हुए समाज की बात करते हैं? उस सड़े हुए समाज की बात करते हैं जो मुसलमानों को गाली देने का काम करता है,
मुसलमानों को मारने का काम करता है, मैं उसको सड़ा हुआ समाज कहता हूं। जो जंतर मंतर पे जाके कहते हैं मुसलमानों को गाली देते हैं, उसको मैं सड़ा हुआ समाज कहता हूं। जो कानपुर के अंदर में एक युवक को मारते हैं, बैटरी रिक्शा वाले को, उसको वो सड़ा हुआ समाज कहता हूं। इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को जो लोग मारते हैं, उसको मैं सड़ा समाज कहता हूं। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के हिंदू भाइयों से, वो उसको सड़ा हुआ समाज कहता हूं। और तुम हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे हमने तो हमेशा इस आज़ादी की लड़ाई में बलिदानी दिया है, कुर्बानी दिया है, और तुम हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अब करारा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर का ऊपर पानी चला गया, बर्दाश्त नहीं होगा। इन दंगाइयों को इस देश से भगाया जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, वो तमाम पार्टियां आखिर क्यों चुप हो जाती हैं जब किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है, जब चूड़ी वाले को मारा जाता है, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे कानपुर के अंदर उस रिक्शा चालक को मारा जाता हो, तो ये अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कहाँ चले जाते हैं, मायावती कहाँ चली जाती हैं। बोलता तो सिर्फ एक ही लीडर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, और उसी को बी टीम कहा जाता है। देखिए, यही तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि हम जिसको वोट करते हैं लेकिन हमारे मसले पे बोलने का काम नहीं करता है, उससे भी हम जवाब चाहते हैं कि हम तुमको वोट उसी आधार पर करेंगे जब हमारे मसले पे बोलने का काम करेंगे। और एक बात बताइए ना, जो लोगों ने गलती किया उसके विरोध में सेकुलर पार्टियां और तमाम लोग खड़े होने का काम किए। अगर नहीं खड़ा होंगे तो इस देश का खूबसूरती जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो जो भाई भाई है, वो खत्म हो जाएगा। इस बात को मान लिए। और तमाम लोगों ने उठकर ट्विटर पे और तमाम चीज़ों पे सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकारी खुद दंगाई हो, खुद ही सरकारी खुद दंगा फसाद कराना चाहती है, सरकारी खुद देश में हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, नफरत बांटना चाहती है, देश तोड़ना चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस देश के नागरिक क्या कर सकते हैं? सरकार से सवाल ही तो कर सकते हैं। 2022 में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है, तमाम राजनीतिक पार्टी इसकी तैयारी भी कर रही हैं। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, आखिर वो मुद्दा क्यों नहीं उठाती हैं? जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जो आपके वोट के अधिकार, आपके वोट को लेने का पूरा दम तो भरते हैं, लेकिन आपके साथ स्वरूप ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए। 7 वर्ष से 2014 के बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, तब से जाकर इस देश में दंगाइयों का और असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया है और देश में मॉब लिंचिंग की घटना लगातार घट रही है। इसलिए मैं देश की सरकार से मांग करता हूं कि देश में एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने, ताकि जो भी मॉब लिंचिंग करने वाला होगा वह जेल के अंदर सलाखों में जाएगा। नहीं तो लगातार देश में मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है। मैं कहां की बात करूं? पहलू खान की बात करें कि झारखंड की तबरेज अंसारी की बात करें या जुनैद की बात करें, तमाम लोगों को मारा गया, इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान थे। लेकिन अभी भी इस देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून नहीं बना हुआ है। इस देश में, हमारे देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, ताकि दोबारा इस देश में मॉब लिंचिंग की घटना ना घटे। अभी भी तबरेज के पत्नी बेवा अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, अभी भी उनको इंसाफ नहीं मिला। बल्कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जो एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उस समय आपने देखा होगा, एकता गुज्जर थी, क्या गुज्जर नाम था, गुंजन कपूर ने शाहीन बाग में निकाब पहन कर आया इन आंदोलन को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। उस समय हम लोगों ने, आंदोलनकारियों ने उसको एक थप्पड़ मारने का काम नहीं किया। लेकिन ये इंदौर में जिस तरीके से झूठी अफवाह फैलाकर तस्लीम को मारा गया है, इससे सिद्ध होता है कि हम में और उसमें कितना फर्क है। यहीं पर राम गोपाल ने गोली चलाने का काम किया, लेकिन उसको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अपने पार्टी में शामिल करवाती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार ही खुद दंगाई है और दंगाइयों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। नहीं तो सरकार चाह देगी तो किसी का औकात है क्या किसी समाज को गाली देने का, किसी को गोली मारने का, किसी पे अत्याचार करने का? ये सरकार ही इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, दंगा फसाद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़ जाएं और मुद्दे से भटक जाएं और वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पर देने का काम करे। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो वादा किए थे, मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर उठ रहा है, जातीय
जनगणना को लेकर के बातचीत हो रही है। जातीय जनगणना कितना आवश्यक है? बिल्कुल, इस देश में, हमारे देश में जनसंख्या जनगणना, जातीय जनगणना बिल्कुल ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है, देश में पता चलना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी है, आपकी जनसंख्या कितनी है, आपके कितने लोग कोर्ट में नौकरी करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। तमाम तरह के चीज़ों को लेकर देश में जातीय जनगणना कराने की ज़रूरत है। आप बताइए ना, हर चीज़ की गणना हो सकती है, जानवर की गिनती हो सकती है, घर की गिनती हो सकती है, गाड़ी की गिनती हो सकती है, बस की गिनती हो सकती है। तो इस देश में भी जातीय जनगणना कराने की ज़रूरत है। तमाम तरह के तमाम पार्टियां भी इसके मुद्दे उठा रही हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को डर है, क्योंकि तो दलित को हिंदू बना चुके हैं, ओबीसी को हिंदू बनाकर वोट ले लिए हैं। तो ये सरकार कह रही है कि हम ओबीसी को कैसे बताएंगे, ओबीसी इतने परसेंट है, एससी एसटी इतने परसेंट है, आदिवासी इतने हैं। अगर जातीय जनगणना होगी तो कहीं इसमें भेदभाव तो उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इस देश में जातीय जनगणना कराने से भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी तरह का परेशानी है ही नहीं, होना ही नहीं है। बस सरकार के पास और लोगों के पास आंकड़ा होना चाहिए कि इस देश में इस जाति की इतनी जनसंख्या है, कुर्मी कितने हैं, यादव जी कितने हैं, मलाह कितने हैं, तमाम जातियाँ कितने परसेंट है। जहाँ पर कास्ट समाज की जहाँ पर बात हो रही हो, अगर वहाँ पर जातियों की गणना की जाने लगेगी तो इससे ये नहीं होगा कि हम जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं? अरे जाति को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि इस देश से जाति खत्म हो जाएगा? जाति के नाम पर दंगा फसाद करना गलत है, जाति के नाम पर मारपीट करना गलत है, लेकिन जातीय जनगणना करना ये गलत नहीं है। लोगों को, देश के लोगों को बताना कि तुम्हारी कितनी जनसंख्या है, हम कितने तुम लोग हो, ये गलत है क्या? जाति की जनगणना क्यों सरकार नहीं कराना चाहती है? इसलिए देखिए, क्यों पीछे हट रही है? नहीं, अरे जातीय जनगणना होगा तो सबको होगा ना भाई। क्या किसी का हक अधिकार इससे मर रहा है क्या? बिल्कुल। इस देश में जो बैकवर्ड है, एससी एसटी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, उनके हक और अधिकार को मारने की काम कर रही है सरकार। ये सरकार ऊंची जाति लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, बड़े बड़े लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, और हम जैसे जो लोग बैकवर्ड लोग हैं, ऊंची जातियों का वर्चस्व कायम हो रहा है। आप बताइए ना, कितनी जनसंख्या है, बड़े लोगों को 12%, 10%, 8%, और उसको 50% आरक्षण मिला हुआ है। उसको 50%, इस देश में 50% ही आरक्षण का प्रावधान है ना। 50% में एससी एसटी है, ओबीसी है, आदिवासी है, तमाम कैटेगरियां आती है, और 50% में कौन आते हैं? ऊंची जाति के लोग आते हैं ना केवल। देखिए 10% जिनका जनसंख्या है उसको 50% मिल रहा है सुविधा, और लेकिन जिसकी 70% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या है, उसको 50% के अंदर में रखा जा रहा है। यही तो हम लोगों की मांग है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि हमारा हक और अधिकार कोई मार ना सके और हम अपने हक और अधिकार को समझ सके। जो जातीय जनगणना की बात उठ रही है, क्या इसका 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, चुनाव तो असर 7 साल में बीजेपी सरकार क्या की है उस कामों को लेकर असर पड़ेगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कौन सा काम किया है उस पर असर पड़ेगा। इस 7 वर्ष में आपने हर लोगों को ठगने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, महिलाओं को बलात्कार करने का काम किया, महंगाई आसमान पे चढ़ाने का काम किया। इस पे चुनाव होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे चर्चा होना चाहिए। दारू का, शराब का ठेका खोल दिए, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। 300 रुपये सिलेंडर को 900 रुपये कर दिया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 60 रुपये पेट्रोल को 110 रुपये कर दिया, इस पर चर्चा होना चाहिए। 35 रुपये डीजल को 100 रुपये कर दिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। क्या इस महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर अगर बात हो तो क्या सरकार ने काम नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं, और दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। 50 को सीट नहीं आएगा यूपी में, क्योंकि यूपी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। ताजमहल में पूरे दुनिया घूमने आती थी, जाइए ना, ताजमहल का स्थिति खराब कर दिया। ताजमहल का डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराता है कि पूरे दुनिया में नाम होगा। लोग ने नाम तो बदला है ना। अरे नाम शहरों का नाम बदला उन्होंने। अरे नाम बदलने से विकास होता तो आप भी अपना नाम बदल लीजिए,
आप भी अपना नाम अंजनाओं कश्यप रख लीजिए, आपका भी विकास हो जाएगा। आप भी आज तक के फाउंडर मेंबर बन जाइएगा, आप भी भारत का सेकंड टॉपर एंकर बन जाइएगा, मर्द से महिला बन जाइएगा, बदल लीजिए। हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, नहीं उनका मकसद है वो पूरा कर रहे हो। कौन बनाएगा? किसी का बाप का औकात है, किसी का बाप का औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये देश सेकुलर था, है, रहेगा। किसी के माँ के जने में हिम्मत नहीं इस देश पर उंगली उठा देगा, इस देश को तोड़ने का काम करेगा। कोई नहीं तोड़ सकता। यह देश सेकुलर कंट्री के लिए तमाम लोगों ने मिलकर लड़ा है, और जिनको हिंदू राष्ट्र में रहना है वो नेपाल चले जाए, श्रीलंका चले जाए, दूसरे देशों में चले जाए। इस हिंदू राष्ट्र में उनका जगह नहीं, ये हिंदुस्तान में उनका जगह नहीं।